हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बायो के फीवर पर वेलकम है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इसके पहले पार्ट 1 में बच्चों हमने जनन स्वास्थ्य की डिफिनीशन, होने वाली बीमारियां, लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करें, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज इस पार्ट में हम जो बच्चों पढ़ने वाले हैं वो है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 6 से 7 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंख्या अस्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, यानी आप कह सकते हैं इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट। किसके नाम से? जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बढ़ती हुई आबादी, यानी ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। देखिए, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चौमुखी विकास से लोगों को जीवन स्तर के महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। देखिए, पहले की अपेक्षा अभी हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके कारण लोगों के जीवन बेहतर हो चुके हैं। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वस्थ सुविधाएं, ठीक है, व्यापक स्वस्थ सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। देखिए, लोग जब हेल्थ स्वस्थ रहेंगे तो उनकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, लोगों की डेथ कम होगी, जिससे जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि विस्फोट प्रभाव डालती है। कुछ डाटा दे रहे हैं जो बच्चों आपको याद करना है। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 200 मिलियन थी, जो सन 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल, 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई, यानी 600 मिलियन। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है 1900 में, कब? 1900 में कितने अरब थी? 2 अरब थी, और 2000 में पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई बच्चों? ये 6 अरब हो गई। पहले 2 थी, अब कितनी हुई? 6 अरब। यानी 10 साल में हमारी संख्या 4 अरब बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 4 अरब बढ़ चुकी है। तो ये सोचने वाली बात है कि आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बच्चों बढ़ रही है, ठीक है। बहुत तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इसी को तो हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। चलिए आइए, सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब यानी 600 मिलियन हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब हो गई। यानी जस्ट एक साल में आप कह सकते हैं कि जस्ट 1 ईयर में बच्चों, कितनी ईयर में? जस्ट 1 ईयर में आपकी जो पॉपुलेशन थी 1.2 अरब बढ़ गई। समझ रहे हैं? 1900 में, सन 1900 ईस्वी में आपकी पॉपुलेशन 2 अरब थी, ठीक है, 200 मिलियन थी। लेकिन जैसे ही 2006 आया, 2006 आया, उसमें आपकी पॉपुलेशन 6 अरब हो गई। यानी पिछले आप देखें अगले 10 साल में आपकी पॉपुलेशन 4 अरब बढ़ गई। कितनी अरब बढ़ गई? 4 अरब। और फिर जब 2011 में जब जनगणना हुई, यानी 2010 के बाद 2011 में जब जनगणना हुई, तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? 7.2 अरब। आप सोच सकते हो कितना तेजी से बच्चों ये संख्या बढ़ रही है। इसी को तो हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। इसी को विस्फोट कहते हैं। विस्फोट का मतलब क्या? भयंकर से तेजी से। ये देखिए संख्या, ये तबाही ला देगी। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पढ़ने लिखने, खाने पीने, अब हर चीज पे आपको क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। यही तो क्या करती है? इफेक्ट शो करती है, ठीक है। इसी को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या बढ़ना कहते हैं, ठीक है। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। अच्छा, विश्व की तो बात ही छोड़िए, हमारे इंडिया में भी यही चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी। सोचिए कितनी छोटी सी पॉपुलेशन थी, ठीक है। आप जिस समय मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में वीडियो पे आप देख रहे हैं, इस समय हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी कि हम चीन को भी पछाड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी चीन से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या हो चुकी है 2023 में, ठीक है। तो जब बताइए आजादी यानी 1947, आजाद कब हुए थे हम? 1947 में। 1947 में जो हमारी जनसंख्या थी वो 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी। वहीं सन 2000 में ये जनसंख्या दर 1 अरब अर्थात 100 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई। यानी आप कह सकते हैं कि अगले 50 सालों में हमारी संख्या कितनी पहुंच गई? ये 1 अरब हो गई। कितनी हो गई? 1 अरब, यानी 65 मिलियन हम बढ़ चुके, ठीक है। 650 में, सॉरी 65 करोड़ कह सकते हैं, और 650 मिलियन हम पहुंच गए, ठीक है। आइए 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। बिलियन, कितनी? बिलियन। समझ रहे? मिलियन में छोड़िए, बिलियन में बात पहुंच गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी कौन है? भारतीय बच्चों, ठीक है।
ये क्या करिए, एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी लाइन लिखती है कि दुनिया में अगर आज आप मिलने जाएं तो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से हर छठा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति बच्चों, हर छठा व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, भारतीय होगा। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, हर छठा व्यक्ति क्या होगा, भारतीय होगा। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी पॉपुलेशन आपकी इतनी बच्चों बढ़ चुकी है, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि जो हर छठा व्यक्ति है वो क्या होगा, भारतीय होगा। आप सोच सकते हैं कितनी पॉपुलेशन है ये हमारी, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका रीज़न है कि इसका कारण है संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कहते हैं, ठीक है, में कमी के साथ साथ जन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी यंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो की, लेकिन मतलब जो हमें जागरूक किया गया, हमें क्या, सभी लोगों को जागरूक किया गया कि आप जनसंख्या कम करिए, तो लोग तो जनसंख्या कम किए, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ये असरदार हो, ठीक है। दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई, ठीक है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यानी 1000 में 20 जो व्यक्ति थे वो कम हो रहे थे, यानी संख्या क्या थी ऐसे समझिए। 2001 में जब जनगणना की गई तो हमारी पॉपुलेशन कम तो हुई, लेकिन ऐसी कम हुई कि 100 में से सिर्फ 20 व्यक्ति ही, कितने व्यक्ति, सॉरी 1000 में से 20 व्यक्ति ही कम हो पाए, यानी 2%, जो कि नाम मात्र थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का निरंतर अभाव हो सकता है। जैसे कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, क्या क्या कमियां हो सकती हैं जो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और लोगों को समझानी चाहिए कि हमें जनसंख्या क्यों कम करनी चाहिए, ठीक है। आइए, हमने भले ही जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि, हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की ही, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं, यानी कुछ कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाएं, ठीक है। चलिए आइए, इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भनिरोधक अथवा, ठीक है, गर्भनिरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी हम दो और हमारे दो टर्म को अपनाया जाए, स्लोगन को अपनाया जाए कि सिर्फ हम लोग, दो लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे, ठीक है, यही 4 होने चाहिए। इसे हम लघु परिवार के अंतर्गत रखते हैं और इन्हीं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में, गर्भनिरोधक चीज़ों के बारे में, यानी गर्भ को रोकने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उनके बारे में इन्हें बताया जाए। अपने शायद संचार माध्यम से विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखेंगे। आप बड़े बड़े शहरों में चलिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं जहाँ पे सरकारी अस्पताल होते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने विजिट कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल पर विजिट कर सकते हैं। आपको सोने से कहाँ फुर्सत है, लेकिन आपको जाना चाहिए, कि आपको घूमना चाहिए। आपको संडे का दिन इसीलिए मिलता है कि आसपास चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो अगर आप आसपास अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे इस गर्भनिरोधक की चीज़ों के बारे में बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं। वहाँ पे आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मतलब फ्यूचर में आप डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर की कुछ टेंडेंसी आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, जहाँ एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित करता है, ठीक है, हम दो और हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित करता है या किया जाता है। यानी जन स्वास्थ्य के अंदर जनसंख्या कम करने के लिए जो भारत सरकार ने लागू किया वो लघु परिवार ने लागू किया, ठीक है। उस कार्यक्रम में क्या होता है कि हम दो और हमारे 2 बच्चों होने चाहिए, इस तरह के स्लोगन को उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे विशेष प्रदर्शित किया, आगे बहुत सारे जोड़ों ने विशेष रूप से शहरों के कामकाजी, ठीक है, जो शहरों के कामकाजी हैं, जो शहर में काम करने वाले लोग हैं, कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया। यानी गांव सरकार ने क्या दिया कि हम दो और हमारे दो, ठीक है, हम दो और हमारे दो। लेकिन शहर में रहने वाले लोग काफ़ी जो जागरूक हैं उन्होंने एक ऐसा स्लोगन अपनाया कि हम दो नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो और हमारे एक का नारा अपनाया, यानी एक बच्चा, ठीक है। विवाह की वैधानिक जो आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई। यानी 18 वर्ष से कम अगर कोई शादी करती है कोई लड़की तो वो गैर कानूनी होगा, कोई 21 साल से कम लड़का अगर शादी करता है तो ये भी गैर कानूनी होगा, ठीक है। आइए,
और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ऐसी कौन सी गर्भ निरोधक हैं जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं, प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, रोकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए, एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगिक प्रभाव तथा दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो कम से कम, इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा, मैथुन में बाधक ना हो। ठीक है, यानी अगर आप कहें कि आदर्श निरोधक किसे बोलेंगे, गर्भ निरोधक किसे बोलेंगे, तो एक ऐसा जिसके साइड इफेक्ट ना हो, जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो, जो आसानी से लोगों तक पहुंच जाए, साथ ही मैथुन करने में इससे कोई बाधा ना हो। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आदर्श निरोधक कह सकते हैं। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध, मार्केट में बहुत ही आसानी मिल जाते हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गित किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, यानी जो नेचर से प्राप्त होती है या बहुत जन्मांतर से चलते आ रहे, रोध यानी बैरियर, रोकने वाले, आयोडीज, कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक। कॉपर टी जो था वो विजाइना में लगा दिया जाता है, जो योनि होती है वहाँ पे लगा दिया जाता है। मुंह से लेने वाले गर्भ निरोधक यानी कुछ टेबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, टीका रूप में यानी जो इंजेक्शन के फॉर्म में, अंतर रोग तथा शल्य मतलब ऑपरेशन क्रियात्मक विधियों द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली हेडिंग जो बच्चों पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो प्राकृतिक विधियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक विधियाँ पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक विधियों के बारे में बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखिए प्राकृतिक विधियाँ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से आप तैयार करिएगा। देखिए ये विधियाँ अंडाणु, जिसे अंडाणु सिंगुलर प्लूरल होता है, और सिंगुलर क्या होगा, ओवम होगा। यानी अंडाणु अगर बहुत सारे होंगे तो अंडाणु हो जाएगा, एक होगा तो उसे ओवम बोल देंगे। ठीक है, ये विधियां अंडाणु, ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए निषेचन की प्रक्रिया, अब समझिए निषेचन कैसे होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, और इसी के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। अगर इसी चीज़ को रोक दिया जाए तो क्या होगा बताइए, प्रेगनेंसी होगी, नहीं होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, इसे ये रोधक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए सिद्धांत पर कार्य करती, इनमें से एक उपाय अधिक संयम है, जिसमें एक दंपति महावरी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि महावरी, ठीक है, महावरी चक्र के 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान, ठीक है, किसके दौरान, अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। अगर आप ध्यान देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे 10 से 17वें दिन के बीच की अवधि जो होती है, अगर कोई व्यक्ति मैथुन से बचता है तो इस प्रकार की विधियां क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक विधियां कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक विधियां कहलाती हैं, जिसे अंडों सृजन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। यानी इस दौरान ही जो अंडे होते हैं वो निकलते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वरन यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण, यानी अगर इस दौरान कोई प्रजनन करता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। किसके चांसेस ज़्यादा होंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत अधिक होने के कारण इसे निश्चय अवधि भी कहा जाता है, यानी निषेचन की अवधि कहा जाता है। यानी कोई कपल है, अगर उसको बच्चे चाहिए तो उसे प्रजनन कब करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो महावरी चक्र है उससे 10 से 17वें दिन के बीच करना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं चाह रहा है तो उसे 10 से 17 दिन के बीच, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन के बीच प्रजनन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, इस तरह से इस दौरान मैथुन यानी सहवास न करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। ठीक है, बाह्य स्खलन या अतिरिक्त मैथुन, क्वाइटस इंटरप्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्वाइटस इंटरप्शन। कहने का मतलब इसमें है, बाह्य स्खलन का मतलब ये है कि अब प्रजनन करने के दौरान, यानी कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो प्रजनन करने के दौरान, ठीक है, प्रजनन करने के दौरान जो नर जनन अंग है, जब उसमें से सीमेन गिरने वाला हो यानी वीर्य गिरने वाला हो, तो उस वीर्य को, ठीक है, मादा जनन अंग के अंदर ना गिराकर बाहर कहीं गिराया जाए, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य स्खलन बोलते हैं, या फिर अतिरिक्त मैथुन या क्वाइट इंटरप्शन बोलते हैं। यह एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने लिंग को बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। आप समझ सकते हैं, यानी अगर आप वीर्य को बाहर गिरा देंगे तो वो अंडाणु शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाएंगे और प्रजनन होगा नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला देखिए, जो अगला प्राकृतिक के अंतर्गत आता है वो आता है स्तनपान अंतराव यानी लैक्टेशन एमनोरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन एमनोरिया। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए
स्तनपान यानी अनार्तव या लैक्टेशनल एमनेरिया क्या होता है। इस विधि लैक्टेशन, ठीक है, विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और अंतःचक्र शुरू नहीं होता है। आप जानते हैं प्रेगनेंसी जब होती है उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, बच्चा डिलीवर हो जाता है तो अगले 6 महीने तक जब तक उसको माँ फीडिंग कराती है यानी दुग्धपान कराती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, इसलिए जितनी दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है, यानी 4 से 6 माह के बच्चे को बाहर से कुछ नहीं खिलाना चाहिए, सिर्फ मां के दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, यानी जब तक बच्चे को माँ दुग्धपान कराएगी तब तक प्रजनन हो सकता है। इस दौरान निषेचन की क्रिया जो होती है वो शून्य होती है, या इसमें गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ की हो सकती है, कारगर मानी गई, यानी मैक्सिमम जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ होता है, लेकिन कुछ फीमेल में 2 ही महीने होता है, 1.5 महीने होता है, 3 महीने, अलग अलग फीमेल में ये अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 6 मंथ होता है। कितना होता है बच्चों, 6 मंथ होता है। चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है, हालांकि इसके असफल होने की दर काफ़ी अधिक है। ठीक है, आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति प्रजनन कर रहा है और नर जनन अंग समय पर उसने बाहर नहीं किया तो प्रजनन वो इस जो वीर्य होगा वो अंदर गिर जाएगा, तो सोचिए प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। हो सकता है कि लैक्टेशन एमरेरिया के 6 महीने ना 1 महीने हो और एमसी आने वाली हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस दौरान प्रजनन हो, तो ये भी चांसेस है। तो ये इसमें रिस्क प्रजनन के बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चा नहीं चाह रहे हैं और प्राकृतिक बैरियर यानी प्राकृतिक गर्भनिरोधक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपके प्रजनन होने के चांसेस जो निषेचन होने के चांसेस काफ़ी अधिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम है, आप समझ लीजिए। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये स्त्री के लिए कंडोम है। जरूरी नहीं कि पुरुष के लिए कंडोम हो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये कंडोम आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे अगला जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रोध मतलब बैरियर, बैरियर मतलब रोकना। विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलाने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कंडोम, जिसे हम बोलते हैं निरोध, आदि रोधक उपाय हैं। आपने ऊपर फिगर देखा था, जिन्हें पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है, दूध यानी प्लांट के दूध से बनाया जाता है, ताकि इस प्रकार इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और अस्खलित शुक्राणु स्त्री के जन्म मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। यानी जो कंडोम्स होते हैं, निरोध होते हैं, ये निषेचन की क्रिया को रोक देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कुछ कंडोम्स के पॉपुलर नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कंडोम के क्या हैं, कुछ पॉपुलर नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे पुरुषों के लिए एक कंडोम मशहूर ब्रांड नाम है जिन निरोध, काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। यानी इससे कोई भी यौन संचित बीमारियां नहीं होती। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं, यानी इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है, यानी आप अपने द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है, यानी लोगों से ये चीज़ें छिपी रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जनन स्वास्थ्य चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी किताब आपको डिस्कस की जा रही है लाइन टू लाइन। ठीक है, आगे यहाँ पे जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे कह रहे हैं कि डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट आदि रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में शाहवश के पूर्व गर्भाशय क्रिया को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय क्रिया को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर प्रेगनेंसी से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही
इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु जनन नाशक क्रीम, जेली एवं फोम का पर्याय इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। गर्भ निरोध, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी गर्भ को रोकने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसके लिए आप डायफ्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फोम आते हैं, कुछ जेली आते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ है जरा महिलाओं के लिए देखिए, गर्भ निरोधक चीज़ें, जिसका नाम है कॉपर टी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये कॉपर टी है बच्चों। ये क्या है? कॉपर टी है, जो महिलाओं में क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है। ये एक बार लगाने पे 3 से 4 साल तक चलता है। ठीक है, फिर से इसको लगाया जा सकता है। ये परमानेंट मेथड के अंतर्गत आते हैं, यानी अस्थाई मेथड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको एक बार लगा दिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा जब आप निकालेंगे तभी निकलेगा। ठीक है, यानी यूज एंड थ्रो वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है बच्चों, भारत के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सॉरी,